हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी बीपीओ मेंस एग्जाम के लिए कंप्यूटर की 11th क्लास है। आज से आपके जो भी टॉपिक स्टार्ट होंगे वो सारे नए टॉपिक्स हैं। ध्यान रखना, जितने भी नए टॉपिक हैं वहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनने की संभावना है। आज आपका डिजिटल वित्तीय उपकरण और उसके अनुप्रयोग आप जानोगे। इसके बाद सीधा हम चलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, आईओटी, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग। ये सारे टॉपिक हो जाएंगे और लास्ट में आपका डेटा सुरक्षा वाला होगा और यहाँ पे कंप्यूटर खत्म हो जाएगा। ये तो हो गई आपकी कंप्यूटर की क्लासेज। इसके पहले जिन लोगों ने पंचायती राज नहीं पढ़ा है, पंचायती राज की सारी क्लासेज एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो इसी चैनल पे पड़ी हुई है, आप लोग उनको भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डिजिटल वित्तीय उपकरण और उनके अनुप्रयोग। देखो क्या होता है, पहले थोड़ा सा समझ लो। वित्तीय उपकरण तो पता है, जिससे आप फाइनेंशियल लेन देन करते हो, ठीक है, वो तो होगा वित्तीय उपकरण। पहले कैसे करते थे? बैंक जाते थे, चेक के थ्रू, कैश के थ्रू, ऐसे करते थे, डीडी के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह। अब धीमे धीमे क्या हो गया, नेट बैंकिंग आ गई। नेट बैंकिंग का यूज हो रहा है, काफी टाइम से हो रहा है, लेकिन हाल ही में ये बहुत ज्यादा चर्चा में आया जब G20 की समिट चल रही थी। यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट ने इसको पूरी दुनिया भर को बहुत हाईलाइटेड किया कि हमारा जो डिजिटल वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत है, दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत है। छोटे से छोटा व्यापारी, छोटे से छोटा व्यक्ति भी 10 रुपये का, 5 रुपये का भी पेमेंट कर रहा है ऑनलाइन। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डिजिटल है, कंप्यूटराइज्ड है, तो कंप्यूटर का उपयोग है, तो आपको कंप्यूटर के अंदर पढ़ना है। मैन मैन कौन कौन सी सर्विसेज पढ़नी है बहुत ध्यान से पढ़ लो। सबसे पहले तो जितने भी प्लास्टिक मनी होती है, कार्ड्स मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड, वो जानोगे आप। फिर एटीएम के थ्रू भी काम होता है आपका, उनको देखोगे, लेकिन एटीएम के थ्रू जो काम होता है वो डिजिटल वित्तीय उपकरण में नहीं आता है। एपीआईएस देखोगे, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम देखोगे आप। इसके बाद ई वॉलेट देखोगे। फिर पीओएस टर्मिनल्स, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स होते हैं, उनके बारे में जानोगे। इसके बाद आप इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग के बारे में पूरा डिटेल में जानोगे। ये सारी चीज़ें तो हैं, इतनी सर्विसेज हैं आपको जो प्रोवाइड कराई जा रही हैं डिजिटली। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, क्या होता है डिजिटल वित्तीय उपकरण। डिजिटल उपकरणों जैसे मोबाइल, लैपटॉप, इनकी मदद से जब आप वित्तीय सेवाओं का उपयोग करते हो तो इसे क्या बोलते हैं? डिजिटल वित्तीय सेवा कहते हैं। इन सेवाओं में आप क्या क्या, किस किस सुविधा का लाभ उठाते हो? भुगतान कर सकते हो, किसी को पेमेंट करना है, सेविंग अकाउंट में पैसा रख सकते हो, बचत कर सकते हो। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट होता है कि आपका बैंक में पैसा जमा नहीं है, लेकिन आपकी एक साख है, बैंक उतना आपको लोन दे सकता है, ठीक है। प्रेषण, एक जगह से दूसरी जगह पे आप ट्रांसफर कर रहे हो, और बीमा वगैरह, ये सारे आते हैं वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत। आगे चलते हैं। जो डिजिटल वित्तीय सेवाएं हैं वो 365 दिन 24x7 उपलब्ध रहती हैं। हालांकि जब सर्वर डाउन हो तब नहीं रहती है, बट रहती हैं, ठीक है। अब चलते हैं घटक, इनके मेन मेन घटक क्या होते हैं, इसको ध्यान से समझ लेना। लास्ट में 19-20 इस पे एमसीक्यूज भी कराएंगे, तो आपका एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो पहला डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म चाहिए एक, जो क्या करेगा, आपको अलाउ करेगा कि आप डिजिटली ट्रांजैक्शन कर सकते हो, जिसमें ग्राहक सभी वित्तीय लेन देन एक डिवाइस के द्वारा करते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा, रिटेल एजेंट्स, जो एक माध्यम तैयार करते हैं जिसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक लेन देन होते हैं। और अंत में क्या, वो डिवाइस चाहिए आपको जिसमें आपका मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, क्योंकि आजकल तो मोबाइल फ़ोन से ही मैक्सिमम ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो एक पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है। पीओएस क्या होता है आगे चल के बताएंगे, आपने देखा होगा कहीं पर कार्ड स्वाइप करने वाली मशीन होती है, वो एक प्रकार का पीओएस का उदाहरण है, ठीक है। और इसके माध्यम से पेमेंट किए जा सकते हैं। उद्देश्य जान लेते हैं, इसके उद्देश्य क्या क्या है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान वॉलेट सिस्टम की मदद से अपने आवासीय क्षेत्रों में उत्पादों और सेवाओं के लिए भुगतान कर सकते हो आप। भारत सरकार ने स्मार्टफोन ऐप के माध्यम से कई इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट सिस्टम लॉन्च किए। गवर्नमेंट से पहले देखो पेटीएम आ चुका था, इंडिया में पेटीएम काफ़ी पहले आ चुका, फिर इनकी देखा देखी बहुत सारे आ गए। फिर आया एक यूपीआई इनेबल्ड सिस्टम, उसने बहुत क्रांतिकारी चेंज कर दिया। यूपीआई के बारे में बताऊंगा कि यूपीआई ने कैसे वीजा और मास्टर कार्ड, दो कंपनियां थी आपकी अमेरिकन, इन लोगों ने वर्चर्स बना रखा था जबकि इनका कोई काम नहीं था, इनको एकदम मार्केट से बाहर ही कर दिया। अब एक रुपए कार्ड आ गया और जो यूपीआई आया उसने तो एकदम खत्म कर दिया इनका खेल। अभी आगे चल के बताएंगे क्यों। तो गवर्नमेंट ने कौन कौन से लॉन्च किए, भारत इंटरफेस फॉर मनी जिसको बोलते हैं भीम,
आधार पे वगैरह ये सब। इसका और उद्देश्य क्या है? ई वॉलेट का उपयोग करना, जो कि मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक साधनों की मदद से उपयोग किया जा सकता है, आप लोग कर ही रहे होगे यूज। फिर डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स जानते हैं क्या क्या है, जो आपके टॉपिक का मेन कंटेंट है कि डिजिटल वित्तीय उपकरण क्या है, तो वो टूल्स जानते हैं। सबसे पहले तो OTP और QR कोड। OTP तब आता है आपका सबसे पहले तो जब आप पेमेंट के लिए फाइनल जाते हो, तो एक OTP आपको डालना होता है, तभी आपका पेमेंट सक्सेस होता है, ठीक। दूसरा होता है QR कोड। QR कोड में आप स्कैन करते हो, जिस व्यक्ति को करना है उसका QR कोड स्कैन कर सकते हो, पैसे समेत आ जाता है, इतने पैसे देने हैं। कभी डोमिनोज वगैरह में गए हो तो उसका स्कैन करोगे तो उसमें पैसे भी आ जाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ कोड डाल के और उसको क्या करना होता है, ओके करना होता है, पेमेंट हो जाता है। तो OTP क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है। ऑनलाइन लेन देन के दौरान प्रमाणीकरण के लिए उपयोगकर्ता के पंजीकृत जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। देखो, ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं, पढ़ी हैं और हर चीज़ जान रहे हो, लेकिन आपको ये पढ़ना क्यों जरूरी है कि इसमें जो कुछ क्लिष्ट वर्ड होते हैं उनका मतलब आपको पता होना चाहिए, वहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चन ये नहीं बनेंगे जो आप कर रहे हो, ठीक है। तो पंजीकृत जो मोबाइल नंबर होता है या ईमेल पता है, इस पे OTP आता है, आपको पता है ये एक अद्वितीय कोड है, हर बार नया जनरेट होता है। QR कोड क्या होता है इसके बारे में जानिए। एक प्रकार का ये बार कोड होता है, ठीक है, जिसमें डॉट्स का एक मैट्रिक्स होता है। इसे QR स्कैनर या मोबाइल का जो कैमरा होता है वो भी स्कैनर की तरह काम करता है। अंतर्निहित कैमरे के साथ स्मार्टफोन का उपयोग करके स्कैन किया जा सकता है। QR कोड में एक लोकेटर होता है, पहचान करता है या ट्रैकर के लिए डेटा भी होता है, ठीक है, जो पहचान करता है कि हाँ ये है, जो किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन को इंगित करता है। QR देखो, QR कोड केवल पेमेंट के लिए नहीं हो सकता है, QR कोड किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। आपका जो एडमिट कार्ड होता है किसी परीक्षा का, उसका QR कोड जनरेट होता है। उस QR कोड में आपकी सारी जानकारी होती है, नाम क्या है, जन्म तिथि क्या है, कौन सा एग्जाम है, कब एग्जाम क्या है। तो QR कोड किसी भी वेबसाइट, पता, वेब पेज, पेमेंट सिस्टम, किसी भी चीज़ के लिए जनरेट हो सकता है। तो किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन को इंगित करता है। QR कोड का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में निम्नानुसार किया जा सकता है। कौन कौन से इसके प्रयोग हैं वो देख लीजिए। QR कोड का उपयोग बैंक खाते की जानकारी या क्रेडिट कार्ड की जानकारी को संग्रहित करने के लिए किया जा सकता है। QR कोड का उपयोग वेबसाइटों में लॉगिन करने के लिए भी किया जा सकता है। आप देखते हो टेलीग्राम का अगर आपको डेस्कटॉप पे लॉगिन चाहिए तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट QR कोड स्कैन कर लेते हो और आपका लॉगिन हो जाता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब आते हैं UPI के बारे में जानते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके बारे में थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ, UPI कैसे आया। जो वीज़ा और मास्टर कार्ड थी अमेरिकन कंपनी, होता क्या है, इंडिया में अलग अलग बैंक हैं। अब एक बैंक अपने ग्राहकों की जानकारी किसी दूसरे बैंक को नहीं देता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है। तो ये SBI है, दूसरा PNB है, सरकारी बैंक भी नहीं देता है एक दूसरे को, ठीक है। तीसरा कोई मान लो ICICI है। तो अब ये दूसरे को जानकारी नहीं दे रहा है, तो आपको ATM भी चाहिए, अगर ATM कार्ड, तो या तो SBI का ATM है, SBI के से ही निकाल पाओगे आप, पहले ये था प्रॉब्लम। अब आपको PNB वाले से निकालना है तो PNB वाले के पास जानकारी होनी चाहिए कि आपके खाते में इतना पैसा है और आप निकाल रहे हो, फिर SBI ये सेटलमेंट कर देता है, ठीक। इसके लिए क्या हुआ, सारे बैंक तो एक दूसरे को जानकारी देंगे नहीं, इसका फायदा उठाया वीजा और मास्टर कार्ड ने। इनके पास इंफ्रा था और चीज़ें थी, ये आ गए। इन्होंने इन लोगों से बोला, सारे बैंकों से, कि आपके पास जो जानकारी है, सारे बैंक हमें दो जानकारी, हमें जानकारी दोगे आप, और हम एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे, हमारे पास रहेगी। तो जैसे ही आप कोई चीज़ करोगे तो वीजा, जो भी कार्ड जारी होते थे पहले वीजा या मास्टर कार्ड के होते थे, कोई भी बैंक करे जाए, अब जैसे ही आपने पेमेंट के लिए किया तो जानकारी इनसे मांगेगा, ये जानकारी दे देंगे कि हाँ ये सही है, इस अकाउंट में इतने पैसे हैं, देना है नहीं देना। फिर ये जानकारी दूसरे बैंक, जिस बैंक का ये था, सपोज करो आपने SBI के ग्राहक को PNB से पैसा निकाल लो, तो सबसे पहले PNB जानकारी मांगेगा, वीजा दे देगा, हाँ सही है निकाल लो। अब फिर PNB से जो पैसा निकला है, वीजा इसको भी देगा कि ये पैसा आपका क्या है, PNB से निकला है, जबकि आपके यहाँ इसका खाता है। ये सेटलमेंट इतना फास्ट होता है कि इसमें समय नहीं लगता है, बट ये सारा कौन मैनेज कर रहा है, वीजा और मास्टर कार्ड। इसमें ये चार्जेज भी ले रहे हैं, बैंकों से भी ले रहे हैं, ग्राहकों से भी ले रहे हैं, ये चल रहा था। फिर आया UPI, सेम गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट ने NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है,
ये और इसके साथ जो प्राइवेट बैंक हैं 8-10 बड़े बड़े, उनको लिया और एक सिस्टम बनाया यूपीआई, और इनका ये सारे बैंकों की सारी एक जानकारी कहाँ, यूपीआई के पास दे, कि जो भी खाता है, जो भी चीज़ें, सारी जानकारी यूपीआई के पास है। सुरक्षा की कोई यहाँ पे खतरा है नहीं, क्योंकि यूपीआई किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिद्वंदता खत्म भी नहीं कर रहा है। अब यहाँ से ये सारी चीज़ें और अच्छे से इनेबल हो गई, तो ये वीज़ा और मास्टर कार्ड हो गया मार्केट से बाहर। फिर गवर्नमेंट ने अपना एक कार्ड भी जारी किया, रुपे कार्ड ने फिर और बुरी तरह से इनको बाहर कर दिया। ये पूरा सिस्टम है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में, जो, लेकिन इसमें क्या है कि जो बैंक भाग लेंगे, भाग लेना पड़ेगा उनको, अपने यहाँ पे एक इंफ्रा डेवलप करना पड़ेगा जो उनके बैंक है, तब जाके वो यूपीआई सिस्टम का भाग होंगे। तो किसी भी भाग लेने वाले बैंक की शक्ति प्रदान करती है। कई बैंकिंग सुविधाओं, सीमलेस फंड राउटिंग, राउटिंग का मतलब होता है फंड इधर उधर घूमना, सीमलेस, ठीक है, स्पीड इसकी कम बढ़ नहीं होती है। और मर्चेंट भुगतानों को एक ही मंच में विलय करती है, कौन करता है, यूपीआई। आगे चलते हैं। यह पीयर टू पीयर संग्रह अनुरोध को पूरा करता है, ग्राहक टू ग्राहक संग्रह अनुरोध को भी ये क्या है, पूरा करता है, जिसे आवश्यकता और सुविधा के अनुसार शेड्यूल और भुगतान किया जा सकता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कैसे काम करता है ये जान लो। जब आपको पैसा भेजना है, ये तो सारे लोगों ने किया ही होगा, तो इसमें कुछ है नहीं वैसा। यूपीआई पर पैसे भेजने को पुश कहा जाता है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी चीज़ को भेज रहे हो तो इसको धक्का दे रहे हो, तो पुश है वो, ठीक है। पैसे भेजने के लिए उपयोगकर्ता इंटरफेस में लॉगिन करता है, सेंड मनी या भुगतान विकल्प का चयन करता है। प्राप्तकर्ता, जिसको आपको भेजना है उसकी एक आईडी होती है, या तो मोबाइल नंबर होता है या यूपीआई आईडी होती है, कुछ भी हो सकता है। और वांछित राशि, जो आपको जितना पैसा भेजना वो आप दर्ज करते हो। दर्ज करने के बाद क्या होता है, धनराशि, आप वो उस खाते को चुनते हो जिससे आप पैसा भेजोगे, तो उस खाते को चुनना जिससे धनराशि डेबिट की जाएगी, ठीक है। उपयोगकर्ता फिर एक विशेष व्यक्तिगत पहचान संख्या पिन दर्ज करेगा और इसके बाद कंफर्मेशन मैसेज आएगा और आपका पैसा चला जाएगा। अब पैसा प्राप्त कैसे करते हो ये भी पता है, सेम सिस्टम है, दूसरे वाला व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, इसको बोलते हैं पुल। ये ध्यान रखना है, जो प्राप्त कर रहा है तो वो क्या, पैसे को खींच रहा है अपने पास। अगला टर्म है वो है AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अगर आपको पता हो, आज से 5-6 साल पहले मोदी जी ने किया था। आप जाइए, अपना अंगूठा या आइरिस स्कैन कीजिए, उससे पेमेंट हो जाता है आधार नंबर डाल के। बस बैंक में आपका आधार जुड़ा होना चाहिए, ठीक, और उस हिसाब से ये क्या है, वेरीफाई होके हो जा रहा था। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको भी NPCI ने विकसित किया है। ये क्या करता है, लोगों को केवल उनके आधार नंबर की पुष्टि करके, मतलब उनको आधार नंबर देना पड़ता है और कुछ नहीं देना पड़ता है, सारा काम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि उसके जो बायोमेट्रिक हैं, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट हो गया, आइरिस स्कैन हो गया, इससे ही उसकी क्या है, वेरीफाई कर लेते हैं। तो उसके फिंगरप्रिंट की मदद से आइरिस स्कैन द्वारा सत्यापन करके माइक्रो ATM पर वित्तीय लेन देन करने की अनुमति देता है। आगे चलते हैं। लोगों को इन लेन देन को करने के लिए अपने बैंक खाते के विवरण का उल्लेख नहीं करना पड़ता है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड उसको नहीं रखना पड़ता है, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती। उसका बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए, आधार कार्ड लेके जाओ, वो सारी चीज़ होगी, बायोमेट्रिक जो आइडेंटिफिकेशन है वो आपका वेरीफाई करेंगे और काम हो जाएगा। बट इससे एक अमाउंट, छोटे अमाउंट भी आप इधर से उधर भेज सकते हो, बड़ा अमाउंट यहाँ से अलाउ नहीं किया, क्योंकि फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होते हैं। AEPS के लाभ क्या है, बैंकिंग और गैर बैंकिंग लेन देन कर सकते हो। बैंकिंग संवाददाता होता है, जहाँ से आप करते हो उसको बोला जाता है बैंकिंग संवाददाता, इसके माध्यम से इसको किया जा सकता है। एक बैंक के बैंकिंग संवाददाता अन्य बैंकों के लेन देन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक ही बैंक का कर सकते हो। लेन देन प्रमाणीकरण के लिए फिंगरप्रिंट की आवश्यकता होती है, जो इसे सुरक्षित बनाता है। दूर दराज के गाँव में लोगों को तुरंत लेन देन करने के लिए माइक्रो POS, पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, मशीनों को दूर के स्थानों पर ले जाया जा सकता है, ठीक है। AEPS के माध्यम से ये है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, एक तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, दूसरा प्रोसेस पता होना चाहिए, तीसरा इससे कुल 6 सुविधाओं का लाभ उठा सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कौन कौन सी हैं ये 6 सुविधाएं। आप नगद निकासी, कैश विड्रॉवल कर सकते हो, कैश जमा भी कर सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, ये तो 3 नॉर्मल हो गई हैं, हर व्यक्ति करता है ये 3 चीज़ें। आधार टू आधार फंड ट्रांसफर कर सकते हो, एक व्यक्ति का आधार नंबर जहाँ से भेजना है और दूसरे का आधार नंबर लोगे, फंड ट्रांसफर हो जाएगा।
मिनी स्टेटमेंट देख सकते हो, तो बैलेंस इंक्वायरी और प्लस अदर चीज़ें भी आपकी मिनी स्टेटमेंट में आ जाएंगी। और KYC कर सकते हो। KYC क्या होता है? नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर ग्राहक को जानो, तो उसके बारे में डिटेल होती है, थोड़ा सा उसका आधार नंबर, पता, ये सब होता है KYC, ठीक है। तो इसमें फिंगर डिटेक्शन, आइरिस डिटेक्शन, वही चीज़ें फिंगरप्रिंट वगैरह और आँख की आइरिस, ये सारी चीज़ों से ये भी सर्विस आप ले सकते हो, इसका वेरीफाई करा सकते हो। KYC जिसे बोलते हैं, ये 6 सर्विस यहाँ से मिलती हैं। आगे चलते हैं, अगला टर्म क्या है? USSD। देखो मैक्सिमम चीज़ें आपने उपयोग की हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आजकल उपयोग कर रहा है। आपको उसके अंदर की चीज़ें जानी है कि वो टर्मिनोलॉजी क्या है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उस टर्मिनोलॉजी को ध्यान से पढ़ लेना। USSD का फुल फॉर्म क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ठीक। ये आपने कभी देखा होगा, कभी भी कुछ दबाओ, 2-3 अंक का, जैसे स्टार करके 99 हैश दबा दो, तो उस पर मोबाइल पे दिखता है USSD कोड रनिंग, ये वही है। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा उपयोगकर्ताओं को *99 हैश कोड के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करने के लिए क्या, स्मार्टफोन या डेटा जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है ना, इसके बिना अनुमति दे देता है। मोबाइल पे आपने ये दबाया, फिर ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन आप फॉलो करते गए तो आपका ट्रांजैक्शन, बैलेंस इंक्वायरी, ये सब काम हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको क्या है, MMID चाहिए होती है, अभी आगे चल के बताऊँगा। USSD आधारित मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल फंड ट्रांसफ़र, अकाउंट बैलेंस चेक करने, बैंक स्टेटमेंट जनरेट करने और अन्य उपयोग के लिए किया जा सकता है। *99 हैश भुगतान सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज के कमजोर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, आपने देखा होगा कि क्या होता है कि हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन नहीं है, गांव में तो बिल्कुल नहीं है, तो स्मार्टफोन नहीं है तो क्या करेंगे, उनके पास कीपैड फ़ोन है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा जानकारी भी नहीं चाहिए होती है, स्मार्टफोन तो चलाना आना चाहिए, इंटरनेट चलाना आना चाहिए, ऐप चलाना आना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तो जो वहाँ पे विकल्प देते रहे, आप फॉलो करते जाओ, काम हो जाएगा। तो कमजोर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन क्या होता है? सबको संस्थागत जो वित्तीय सेवाएं उनसे जोड़ना, मतलब बैंकों से जोड़ना की अनुमति देना और उन्हें बैंकिंग की मुख्य धारा में एकीकृत करना, ये इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन जहाँ से बनता है कि यह सेवा 12 भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, तमिल, बंगाली और कन्नड़ शामिल है। USSD एक प्रकार का टेक्नोलॉजी मंच है, जिसके माध्यम से एक बेसिक फ़ोन पर, जो आपका कीपैड फ़ोन होता है, GSM नेटवर्क के माध्यम से, ध्यान रखना, GSM नेटवर्क के माध्यम से सूचना प्रसारित की जा सकती है। जो 2G नेटवर्क होता है उसके माध्यम से बात हो रही है। आगे चलते हैं। USSD द्वारा 2 प्रकार की सेवाएं आवश्यकता अनुसार प्रदान की जाती हैं। क्या क्या हैं? एक तो वित्तीय सेवा है, दूसरी गैर वित्तीय सेवाएं। वित्तीय सेवा में क्या आता है? MMID जनरेट हो जाती है, आधार कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हो और अकाउंट नंबर के माध्यम से। गैर वित्तीय सेवा में बैलेंस आप पूछ सकते हो, मिनी स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हो, OTP जनरेट कर सकते हो और M-PIN जो होता है मोबाइल पिन, वो जनरेट भी कर सकते हो, बदल भी सकते हो। USSD के लिए MMID, M-PIN और पंजीकृत मोबाइल नंबर आवश्यक होते हैं। प्रत्येक भाषा के लिए अलग, जो भाषा है ना, अलग USSD कोड है हर भाषा के लिए। जैसे अंग्रेजी के लिए *99 है, हिंदी के लिए *9922 है आदि। आगे चलते हैं, अगला टर्म देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के और भी तरीके हैं, ये तो आपने UPI वगैरह देख लिया, USSD देख लिया, और क्या तरीके हैं? तो कार्ड के द्वारा भुगतान करते हो। कार्ड कितने होते हैं आपके? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड। इनके बारे में जानते हैं क्या होता है? तो इनको बोला जाता है EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के सबसे सामान्य तरीकों में से एक है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो है, इसी का एक उदाहरण है क्रेडिट कार्ड के द्वारा क्या है, भुगतान। क्रेडिट कार्ड होता क्या है? एक प्रकार का प्लास्टिक मनी होता है, या प्लास्टिक कार्ड बोला जाता है इसे। इसमें किसी खाते के साथ एक अद्वितीय संख्या जुड़ी होती है, मतलब कोई खाता है उसकी एक अद्वितीय संख्या है, वो सारी जानकारी इसमें एक मैग्नेटिक पट्टी होती है, उस पर दर्ज होती है। इसमें एक मैग्नेटिक स्ट्रिप या चिप भी लगा होता है। आजकल तो चिप भी लगे आने लगे हैं, क्योंकि इसमें भी मैग्नेटिक स्ट्रिप में भी फ्रॉड होने लगे थे, जिसमें उसका कार्ड रीडर के माध्यम से क्रेडिट कार्ड को पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डेबिट कार्ड का भी सेम है, डेबिट कार्ड भी ऐसे ही होता है, प्लास्टिक मनी डेबिट कार्ड भी, इसमें भी एक मैग्नेटिक पट्टी होती है और चिप भी लगी होती है,
सारी जानकारी अकाउंट की होती है। इसका एक पिन होता है। जब आप इसको डालते हो तो जो डेबिट और क्रेडिट में अंतर क्या है कि डेबिट में जो आपके बैंक खाते में पैसा जमा है वही आप निकाल सकते हो। क्रेडिट में बैंक खाते में पैसे जमा से नहीं है, आपकी एक साख होती है कि इतने तक का बैंक आपको लोन दे सकता है, तो वो आपका कार्ड होता है, उतने तक की आप खरीदारी कर सकते हो, बाद में उसको चुका सकते हो। ई वॉलेट क्या होता है? एक देखो, ये सारे प्लास्टिक कार्ड हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ई वॉलेट भी होता है, कार्ड नहीं होता है, एक प्रकार का ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है। ठीक है, प्लास्टिक नहीं है, फिजिकली नहीं मौजूद है, ये आपके जो भी होता है जैसे पेटीएम वगैरह है, तो इनका एक वॉलेट होता है, उसमें आप क्या है अकाउंट से मनी काट के वॉलेट में रख सकते हो। भुगतान करने के लिए व्यक्ति के बैंक खाते के साथ एक ई वॉलेट को जोड़ने की आवश्यकता होती है। ई वॉलेट कितने प्रकार के होते हैं? तो अलग अलग कंपनियां जारी करती है, जैसे पेटीएम। एक सिट्रस या साइट्रस वॉलेट होता है। ये किस लिए होता है? मूवीज, डिनर, पे ड्रिंक का जो बिल पेमेंट है, मनी ट्रांसफ़र, ये सब काम यहाँ से कर सकते हो। कभी आपने देखा होगा ना, कार्ड मिल जाते हैं, यहाँ पे चले जाओ, पार्टी का कार्ड मिल गया, किसी बिग बाजार वगैरह का मिल जाता है, वहाँ पे डिस्काउंट होता है, तो ये सारे कार्ड होते हैं, ये जारी किए जाते हैं। सब कुछ केवल कुछ टैप्स, मतलब आपने एक दो क्लिक किए, टैप किए और आपका क्या है, पेमेंट हो जाता है। साइट्रस वॉलेट है। एसबीआई बडी है, एसबीआई का ये वॉलेट है। मोबी क्विक है, इट्स कैश है, ऑक्सीजन वॉलेट है। मैक्सिमम चीज़ें लोग जान रहे हैं और इनका यूज भी कहीं ना कहीं किया होगा। एचडीएफसी का खुद का एक है पेजैप करके, ऐप भी है इनका पेजैप। आईसीआईसीआई का पॉकेट्स है। तो ये सारी ई वॉलेट है अलग अलग बैंकों की। ई वॉलेट का फ़ायदा क्या होता है? तो ई वॉलेट में क्या होता है कि जब आपने पैसा रख दिया तो बैंक का सर्वर वर्वर से कोई लेना देना नहीं, आपके वॉलेट में पैसा है, फिर सीधा आप किसी को भी भेज सकते हो, यहाँ से मध्यस्थ खत्म हो जाते हैं यहाँ पर। ई वॉलेट का इस्तेमाल करने से मध्यस्थों की ज़रूरत कई तरह से कई रूपों में दूर हो जाती है। पॉइंट ऑफ सेल जानते हैं क्या होता है? कभी आप किसी दुकान पे गए होगे, कपड़े की दुकान है, कुछ भी कोई भी चीज़ आपने खरीदी होगी, तो वहाँ पे क्या है, एक मशीन मिलती है जो कार्ड स्वाइप करती है। ठीक है, ऐसे होता है, उसमें कार्ड स्वाइप कर दो, फिर वो सारी डिटेल लेके पैसा कट जाता है, आपको एक स्लिप मिल जाती है। यही है पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस। पॉइंट ऑफ सेल जिसे पॉइंट ऑफ परचेज भी कहा जाता है, यह वह स्थान है जहाँ लोग खरीदते और बेचते हैं। किसी भी प्रकार के वित्तीय लेन देन में वह स्टेज जब भुगतान किसी वस्तु या सेवा के एवज में किया जाता है, पॉइंट ऑफ सेल के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखो कि या तो आप वस्तु प्राप्त करोगे या सेवा प्राप्त करोगे, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? किसी दुकान पे या किसी ऑफिस में, वैसी जगह पे आपको मिलेंगी, और यहीं पे पीओएस मशीनें होती हैं। यह एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है। आधुनिक जो पीओएस सिस्टम होता है उसमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, उसी के अंदर होता है जो आपके किसी बैंक का हो। हार्डवेयर वही जो मैंने बताया, मशीन होनी चाहिए, और अतिरिक्त कार्य जो व्यक्ति करता है उस मशीन पे पिन वगैरह डाल के, कार्ड स्वाइप करके। पीओएस हार्डवेयर में क्या क्या चाहिए होता है? बारकोड स्कैनर चाहिए होता है, क्रेडिट कार्ड रीडर चाहिए होता है, रिसीप्ट जो आपको दे उसका प्रिंटर चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें हम एक ही उसमें आ गई हैं। रजिस्टर स्क्रीन चाहिए होता है, और नगद दराज कैश ड्रायर चाहिए होता है। ये सारे काम आपके पीओएस में होते हैं। अब आते हैं इंटरनेट बैंकिंग पे। इंटरनेट बैंकिंग का भी यूज बहुत से स्टूडेंटों ने कर ही रहे होंगे। तो ये सिंपल सा है कि आपका एक आईडी होता है, पासवर्ड होता है, उसके थ्रू आप लॉगिन करते हो, सारी सुविधाओं का लाभ उठाते हो। क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? खाते का विवरण जान सकते हो, विवरण का इतिहास जान सकते हो, हाल ही में किए गए लेन देन, ये सारी चीज़ें पता चल, मतलब स्टेटमेंट निकाल सकते हो, बैंक स्टेटमेंट। क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान कर सकते हो, भुगतान किए गए चेकों का विवरण, चेक बुक को ऑर्डर करना, आयकर का भुगतान करना, करों का ऑनलाइन प्रेषण करना, म्यूचुअल फंड्स में निवेश और बीमा कराना, बिलों का भुगतान करना, ग्राहकों के खाते में धन का स्थानांतरण करना, और मांग पत्र जारी करवाना। एनईएफटी, अगले टर्म्स हैं आपके एनईएफटी और आरटीजीएस, और तीसरा आईएमपीएस। इसके थ्रू भी पैसा भेजा जाता है। जब आपका यूपीआई नहीं आया था तो पैसा इसी के थ्रू ही भेजा जाता था, इंटरनेट बैंकिंग के ही पार्ट है। एनईएफटी एक ट्रांसफ़र होता है, दूसरा होता है आरटीजीएस, और तीसरा होता है आईएमपीएस। एनईएफटी एक इलेक्ट्रॉनिक धन स्थानांतरण का माध्यम है। इसका रखा रखाव कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग करके व्यक्ति देश के किसी भी शहर की किसी भी बैंक शाखा से देश के किसी दूसरे शहर की दूसरी बैंक शाखा में धन का स्थानांतरण कर सकता, मतलब किसी भी
एक जगह से किसी भी दूसरी जगह धन का स्थानांतरण आप कर सकते हो। एनईएफटी चूंकि आपका वर्किंग आवर्स में ही काम करता है, जब बैंक खुलता है, तो यह प्रति घंटा के बैचों में, इसमें क्या होता है, आपने पेमेंट किया तुरंत पेमेंट नहीं जाता है, जितना भी 1-2 घंटे का एक होता है, एक स्लॉट होता था, अब शायद इसका स्लॉट कम कर दिया। तो इसमें क्या होता है, जैसे 1 घंटे के अंदर 9 से 10 बजे के बीच में जो पेमेंट हुए, तो उसका क्या, ये सेटलमेंट का एक समय बांध देंगे, 1 घंटे बाद 11 बजे, तो वो पूरे 1 घंटे के सेटलमेंट इस टाइम पे होंगे, तुरंत नहीं हो जाएंगे। तो यह प्रति घंटा के बैचों में संचालित होता है। इसमें क्या होता है, चार्ज नहीं लगता था एनईएफटी में। सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक दिया गया स्थानांतरण निवेदन उसी दिन क्रियान्वित हो जाता है। इसकी अधिकतम सीमा 10 लाख तक की सीमा, देख लें, चेंज होती रहती है, बैंक की कभी भी आरबीआई की गाइडलाइंस आती हैं, ये चीज़ें बदलती रहती हैं, और न्यूनतम सीमा इसकी कोई नहीं थी। आरटीजीएस में क्या है, ये भी एनईएफटी के ही समान है, लेकिन इसमें एक न्यूनतम सीमा है कि मिनिमम 2 लाख तक का आप पेमेंट करोगे, ठीक है, किंतु यह बड़े मूल्य के लेन देन में प्रयोग होता है। न्यूनतम सीमा 2 लाख और अधिकतम 10 लाख है। आईएमपीएस क्या है, इंस्टेंट पेमेंट इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम है आईएमपीएस। इसमें तुरंत पेमेंट हो जाता है, जो आज यूपीआई वगैरह कर रहे हो ना, तो यूपीआई का आविष्कार ही इसी के थ्रू है, आईएमपीएस में आपने पेमेंट किया और तुरंत हो जाता था। तो आईएमपीएस का अर्थ भारतीय बैंकिंग प्रणाली शब्दावली में तत्काल भुगतान सेवा है। यह देश के शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा उपलब्ध कराया गया धन हस्तांतरण का, मतलब पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजने का तंत्र है। एनईएफटी और आरटीजीएस क्या करते हैं, ये केवल व्यावसायिक घंटे, जब बैंक खुले होते हैं उसी दौरान ही उपलब्ध होते हैं। जब बैंक की छुट्टी होती है तो इन कामों की भी छुट्टी होती है। ऑनलाइन पेमेंट अगर आपने आज कर दिया और आज नहीं हुआ या छुट्टी है, तो वो जिस दिन बैंक खुलेगा तभी होगा। लेकिन आईएमपीएस क्या है, 24/7 उपलब्ध रहता था, इसलिए आईएमपीएस में कुछ चार्जेज भी बैंक लेते थे। अगर आप सेम बैंक में कर रहे हो, जैसे आईसीआईसीआई का मेरा हुआ करता था सैलरी अकाउंट, तो इसमें हम लोगों का चार्ज नहीं कटता था, हम लोग आईएमपीएस करते रहते थे। एनईएफटी वैसे ही फ्री था, लेकिन आपको कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी तुरंत भेजना है और अदर बैंक है, तो आईएमपीएस का कुछ चार्ज होता था। अब तो सब फ्री हो गया। अब आ जाते हैं कुछ एमसीक्यूज पे। ओटीपी का पूर्ण रूप बताइए, तो क्या हो जाएगा, 1 टाइम पासवर्ड। क्यूआर कोड का पूर्ण रूप बताइए, तो क्विक रिस्पॉन्स कोड। यूपीआई का पूर्ण रूप क्या होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये ईपीएस किस संस्था द्वारा विकसित किया गया, एनपीसीआई। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यूएसएसडी को हम कितनी भाषाओं में प्रयोग कर सकते हैं, 12 भाषाओं में। एईपीएस का पूर्ण रूप क्या है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एईपीएस के माध्यम से हम कितनी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, तो 6 प्रकार की सेवाएं। ऊपर ये सारी चीज़ें आप देख चुके हो पहले। ईएफटी का पूर्ण रूप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एसबीआई बड़ी वॉलेट में हम अधिकतम कितना बैलेंस रख सकते हैं, 1 लाख। एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है, नो योर कस्टमर। एमएमआईडी का पूर्ण रूप क्या है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। इसके बाद इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी किसका है, आईएमईआई। हर मोबाइल का आईएमईआई एक नंबर होता है, वो नंबर यूनिक होता है। आजकल तो इसमें भी फ्रॉड होकर चेंज होने लगे हैं। इससे क्या है, मोबाइल पहचान हो जाता है, कहीं से फ्रॉड हुआ है ना, तो आईएमईआई नंबर से ही पहचान हो जाती है कि ये मोबाइल था, इसमें कौन कौन से नंबर की सिम यूज हुई है, वो किसके नाम पे जारी हुई थी, वो उस वजह से फिर सारी चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण, जो निस्तारण होता है, इसमें कौन सहायता करता है, MICR, मल्टीपल इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। मोबाइल नहीं, मल्टीपल नहीं, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ये है इसका फुल फॉर्म। मोबाइल बैंकिंग में संभव है, क्या संभव है, खाते की बचत राशि देखना, बिल्कुल, बिजली बिल भुगतान, फंड ट्रांसफर, सब कुछ संभव है। बैंक द्वारा किस चीज़ पे ब्याज दिया जाता है, डिपॉजिट्स पर। इंटरनेट बैंकिंग का कार्य क्या नहीं है, तो खाते से आप नगद नहीं निकाल सकते हो इंटरनेट बैंकिंग में। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल से आपकी एआई वगैरह वाले जो 4-5 टॉपिक हैं वो शुरू होंगे और बहुत ही तीव्र गति से सारे खत्म करेंगे। अगर आपको सही क्लासेज लग रही हैं तो आप शेयर करते रहो, अपने आसपास के मित्रों को बताते रहो।
प्लस अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक पिन कमेंट होता है, उसमें पेड बैच की सारी जानकारी होती है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।